हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहला पार्ट कवर कर चुके हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। उसी का दूसरा पार्ट है थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स कि जब थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करती तो थायराइड हार्मोन नहीं निकलेगा। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं भाई? T3 T4, ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन हार्मोन, ये सब हमारे T3 और T4 हार्मोन होते हैं। जब थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करती तो इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, और कभी कभी क्या होता है, ये ओवर एक्टिव हो जाती है। जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है तब T3 और T4 का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। सो जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्मोन बनना चाहिए ना ही कम बनना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब डेफिशिएंसी, कमी। थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की कमी। थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4, जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तब एक डिसऑर्डर होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं उसको। ठीक है, आज उसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है वो पढ़ेंगे, इसका बाकी इसका सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन आज इसका हम पैथोजेनेसिस नहीं पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस मैं आपको अलग से रफ कॉपी में समझाऊंगा बढ़िया से। ठीक है गाइस, तो चलिए। सो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ डिसऑर्डर in which metabolism slows due to lack of thyroid hormone in the circulation। इसमें क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कह रहा है कि एक तरह की डिसऑर्डर है जिसमें मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से ब्लड में थायराइड हार्मोन सही से नहीं सर्कुलेट हो पाता, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, सो थायराइड हार्मोन सर्कुलेशन में क्यों सही से नहीं हो पाता? क्योंकि थायराइड जो है ग्लैंड है वो सही से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और ओवरऑल बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, समझिए। चलिए नीचे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इटियोलॉजी बातें हैं। इटियोलॉजी को हम रीज़न भी कहते हैं कि क्या क्या रीज़न है भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, क्या क्या खाने से होता है ना। तो ये सब पढ़ते हैं। तो पहला है, एक डिसऑर्डर होती है, इसको हम ऑटो इम्यून इलनेस भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है हैशिमोटोज थायरॉयडाइटिस। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है। कैसे होती है? हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो इस पर अटैक कर देते होंगे, इसलिए हो जाती है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, और अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ कर रहे हैं उससे भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, एंटी थायराइड मेडिकेशन का हम ओवर यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी हो सकता है ये। और कभी कभार हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें आयोडीन की कमी रहती है, तो उससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा नीचे आइए। अब सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका सेक्रेशन सही से नहीं हो पाता। ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड सही से फंक्शन नहीं करेगी तो टीएसएच की कमी हो जाएगी, है ना। सही से फंक्शन क्यों नहीं कर रही? क्या पता उसमें ट्यूमर हो, क्या पता उसमें नेक्रोसिस हो, क्या पता उसमें हेड ट्रॉमा हो। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही, टीएसएच सही से नहीं निकलेगा और थायराइड की कमी हो जाएगी। ठीक है जी। और थायराइड हार्मोन कभी कभार क्या होता है, सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिससे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारे बॉडी में कम हो जाती हैं एज अ सिम्टम्स। सेल्यूलर एंजाइम्स भी का फंक्शन भी कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी भी कम हो जाती है फूड की। तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है किसी को। ठीक है जी, तो ये सब वही लिखा हुआ है। फूड ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी बॉडी की। तो ये इसके रीज़न है कि कैसे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनेशन एंड एटियोलॉजी। चलो अब मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा। तो द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म मे फेस दीज सिम्टम्स। अब जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ये सब सिम्टम्स को फेस कर सकता है। सिम्टम्स मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं इसको। जैसे कि फीलिंग टायर्ड, हमेशा थकावट रहेगी उसको, कब्ज कब्ज की प्रॉब्लम भी रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन, वेट काफ़ी बढ़ेगा उसका, ओवर वेट रहेगा, वो डिप्रेशन जैसी, स्ट्रेस जैसी के थ्रू भी जा सकता है वो, है ना। नंबरेस रहेगी,
टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स, हैंड्स में ऐसा लगेगा कुछ कांटे चुभ रहे हैं। पूरी बॉडी में दर्द रहेगी, मसल वीक हो जाएगी, ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। और हम ज़्यादा देर ठंडे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, ज़्यादा ठंड लगती है ऐसे बंदों को। जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसकी डिज़ायर भी कम हो जाएगी, ड्राई स्किन, हेयर ड्राई हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टाइमिंग होता है, अब वो अपने टाइम पे नहीं आ रही, उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। तो ये सब वॉइस में चेंज आ सकता है ना। बाकी देखो डिप्रेशन देखा था हमें, डिप्रेशन से क्या होगा, फॉरगेटफुलनेस हो सकती है, मतलब बार बार हम कोई चीज़ भूल रहे हैं। तो ये सब इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं जो हो सकती है ड्यूरिंग हाइपोथायराइडिज्म। थोड़ा ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। ट्रीटमेंट में हम पहले पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिर फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम विदाउट मेडिसिन कैसे ट्रीट कर सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म को, और फार्माकोलॉजिकल में हाउ कैन वी ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म विद मेडिसिन। तो अब पहले बिना मेडिसिन के कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज। लगभग 45 से आधे घंटे एक्सरसाइज कीजिए डेली। इससे क्या होगा, जो टिश्यूज़ होते हैं थायराइड ग्लैंड में वो सेंसिटिव बनेंगे, वो ओवरकम होंगे इस डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि ब्लड एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी जो स्लो डाउन होगी थी, जो स्लो डाउन होगी थी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, फूड ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, तो ओवरऑल थायराइड हार्मोन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो चांसेस हैं, तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कोर्टिसोल, डोपामिन वगैरह, जो कि थायराइड हार्मोन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके सेक्रेशन को रोक सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस भी मैनेज करना जरूरी है। अब थोड़ा सा नहीं चाहिए, डाइट भी इंपॉर्टेंट है। डाइट में आयोडीन लीजिए, ठीक है। आयोडीन हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं लेना, हमने सही वाला आयोडीन लेना है, रेडियो एक्टिव वाला नहीं लेना, अच्छा वाला आयोडीन लेना है। इससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होगी जो कि डिक्रीज हो गई थी, फिर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ठीक हो जाएगी, ओवरऑल सब ठीक हो जाएगा। जिंक भी जरूरी है, डाइट में जिंक भी लो। जिंक हमें लेना विटामिन ई के साथ, विटामिन ई फूड लेने हैं, विटामिन ए लेना है, क्योंकि ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को बनाएगा, और ये कन्वर्जन में मदद करता है, T4 से T3 में भी जो T4 से T3 कन्वर्जन हो रहा है ये उसमें मदद करेगा, इसलिए जिंक इंपॉर्टेंट है। आयरन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आयरन की डिफिशियंसी होगी तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले अपनी आयरन की डिमांड पूरी कीजिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और सेम कहानी चलेगी, थायराइड हार्मोन भी ठीक नॉर्मलाइज हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो जाएगी, फूड ऑक्सीडेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो आयरन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। कॉपर भी हमें डाइट में रखना चाहिए, क्योंकि कॉपर भी कन्वर्जन में मदद करता है T4 से T3 में, ठीक है जी। कॉपर एज अ कोफैक्टर है यहाँ पे। कोफैक्टर क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को कन्वर्ट करने में उसकी सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये इसका ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना मेडिसिन के है। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट जो विद मेडिसिन हम परस्यू करते हैं, विद मेडिसिन हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि थायराइड में हम लेवोथायरॉक्सिन का यूज़ करेंगे। लेवोथायरॉक्सिन एक मेडिकेशन है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन को ट्रीट करती है। किसी को थायराइड है तो हम ये वाली मेडिसिन देते हैं। अब इसका लेने का एक तरीका, जो ये सब लिखा हुआ है ना, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, ये छोटा सा लिखा है इस पे ध्यान दीजिए। इसको हमें एम्प्टी स्टमक लेना है, खाली पेट लेना है इसको, ठीक है। खाने के साथ नहीं लेना है इसको, क्योंकि फूड ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, खाने से 1 घंटा पहले ले लो, खाली पेट लेना है, ठीक है। दूसरा, इसको हमें दूसरी मेडिकेशन के साथ नहीं लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें फीवर भी रहता है, बॉडी पेन रहती है, जैसे कि SP, डाइक्लो MR, डाइक्लो SP, एसिक्लो SP, तो
तो मेडिसिन को हमें इनके साथ नहीं लेना, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आधे 1 घंटे का गैप रख के लीजिए, और इसको सेम टाइम पे लेना है। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो अगले दिन भी मॉर्निंग में लीजिए, ठीक है। टाइम का ज़्यादा डिफरेंस मत रखिए, सेम टाइम पे लीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और इसको पानी के साथ ले रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए गाइज, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप हर एक पॉइंट समझ गए होंगे। बस एक चीज़ रह गई है, पैथोजेनेसिस, उसको हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ती रहिए, रिवाइज करती रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।